टॉपिक चल रहा था आपका लास्ट यूनिट का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मैंने आपको काफी ज्यादा करवा भी चुकी हूँ इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। जैसे इन्वेस्टर्स जो प्रोटेक्ट होते हैं वो कुछ ग्रेवियंसेस कर सकते हैं, वो ग्रेवियंसेस भी मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट ग्रेवियंसेस मैंने बताया था कि अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के अगेंस्ट भी कुछ ग्रेवियंसेस कर सकते हैं इन्वेस्टर्स जो होते हैं। नेक्स्ट ग्रेवियंसेस मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगेंस्ट द अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स के अगेंस्ट भी कुछ ग्रेवियंसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ग्रेवियंसेस थे जो ग्रेवियंसेस एक इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ बेटा। यस, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। सुशांत, 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 मैं आपको रिमूव कर रही हूँ क्लास से। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब आप दोनों ग्रेवियंसेस को फॉलो करते हैं, मींस जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो दोनों ग्रेवियंसेस को फॉलो कर सकते हैं। दीज आर देयर राइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ये भी मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए कैसे वर्क करती है सेबी। सेबी जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो वर्क करती हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ ग्रेवियंसेस अगेंस्ट द कंपनी बाय द इन्वेस्टर सर्विसेज सेल्स। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को फॉलो किया गया है अगेंस्ट द redressal of the grievance against companies by the investor services cell। ठीक है, तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं जिसमें डिफरेंट वे से बताया गया है कि अदर मेथड्स टेकन बाय द इन्वेस्टर सर्विसेज सेल। जो कुछ मेथड्स यूज किए गए हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू इन्वेस्टर सर्विसेज सेल में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड प्रोवाइड करना, इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड करना, एंड सेबीज रोल्स इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ठीक है, कुछ सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और रोल्स हैं कि वो कैसे अपने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे, वो भी जितना भी अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अदर मेजर्स टेकन बाय द इन्वेस्टर्स सर्विसेज सेल आर, फर्स्ट वन इज calling company representative to the stock exchange to interact with the investors members to resolve the complaints। नेक्स्ट आ जाता है calling registrars and transfer agent to the stock exchange to collect the resolves the grievances। मीन्स जो calling registrars होते हैं और transfer agents होते हैं उन्हें कैसे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो प्रोटेक्ट करता है और कैसे उनके लिए वर्क करता है। नेक्स्ट आता है issuing monthly press release listing top 25 companies against whom maximum complaints are to be pending and to be resolved। ठीक है, तो कुछ इन्वेस्टर सर्विसेज सेल हैं जिनके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है डिफरेंट फेज के थ्रू। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड होता है मींस जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, कुछ फंड भी इशू करती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इज admired by all stock exchanges to safeguard the interest of the investors। ठीक है, तो जो प्रोटेक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड होता है हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट इज टू बी एडमायर by all stock exchanges to the safeguard the interest of the investors। जो इंटरेस्ट होते हैं इन्वेस्टर्स के एंड क्लाइंट के फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द मेंबर्स ब्रोकर्स। ओके, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड बनाए जाते हैं जिससे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, OTCEI है। ठीक है, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं
ठीक है। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड करते हैं। एवरी रिकॉग्नाइज, जितने भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, हैव टू बी सेट अप द इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में वर्क करते हैं। एंड एंटरटेन कंप्लेन्स अबाउट द सिक्योरिटीज, जो भी कंप्लेन्स होती हैं सिक्योरिटीज से रिलेटेड, आर टू बी ट्रेडेड एंड अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट आता है डिफरेंट रोल्स क्या हैं जो सेबी है। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेबी है, उसके भी कुछ रोल हैं। रोल, सेबी रोल्स इन द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में वर्क करती हैं सेबी रोल्स, जैसे द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं पहले भी आपको काफी बार सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्रोटेक्ट बनाता है इन प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड जो सेबी स्टार्ट किया गया था, सेटअप हुआ था अप्रैल 1988 में। ठीक है, 1988 में जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, वो एस्टेब्लिश किया गया था एज एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसीज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं और जो भी इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर्स का, वो बनाए रखता है, उनके इंटरेस्ट को कम नहीं करने होने देता सेबी, जो है स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में आता है अदर मेजर्स, डिफरेंट अदर मेजर्स हैं शुड बी टेकन बाय द इन्वेस्टर सर्विसेज सेल। ठीक है, अदर डिफरेंट मेजर्स कौन से हैं जो कि इन्वेस्टर सर्विसेज सेल के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेजर्स हैं, कॉलिंग कंपनी रिप्रेजेंटेटिव टू द स्टॉक एक्सचेंज, कॉलिंग रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद में आता है इशूइंग मंथली प्रेस रिलीजेस। इन द केस ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इट कैन बी परस्यू मुंबई बेस्ड कंपनीज। ठीक है, उसके बाद में आता है कस्टमर प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके प्रोटेक्शन फंड के लिए वर्क करना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन अ न्यू इशू मार्केट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करना। जो न्यू इशू मार्केट होती है, या हम उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, द मेन मेजर्स दैट इज टू बी टेकन फॉर रिफॉर्मिंग प्राइमरी कैपिटल मार्केट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो कौन कौन से इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन होते हैं जो कि एक न्यू इशू मार्केट में, या फिर जिसे हम बोलते हैं मनी मार्केट बोला जाता है, न्यू इशू मार्केट। ठीक है, उसमें फर्स्ट वन इज अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस बाय द सेबी, अप्रूवल लेना प्रोस्पेक्टस के थ्रू। ठीक है, सेबी के थ्रू, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। तो अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस है उनका अप्रूवल लेना, कि आपके जो प्रोस्पेक्टस हैं, कोई भी कंपनी जब अपने प्रोस्पेक्टस को बनाती है, तो बनाते वक्त वो किससे अप्रूवल लेगी, बताइए। यस बेटा, हेलो, हेलो। गवर्नमेंट। जब अप्रूवल किससे लेना पड़ता है, जैसे कोई भी कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस बनाती है, तो उसे एक तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, और जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके थ्रू भी अप्रूवल लेने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है न्यू इशू इन द डिपॉजिटरी फॉर्म। न्यू इशू इन द डिपॉजिटरी फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, बताइए। डिपॉजिटरी फॉर्म किसे बोला जाता है? यस, डिपॉजिटरी फॉर्म मैंने पहले भी एक डिपॉजिटरी सिस्टम आपको करवाया था। डिपॉजिटरी सिस्टम का मीनिंग होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन सिक्योरिटीज को परचेज करना या फिर सेल करना, दैट इज नोन एज डिपॉजिटरी सिस्टम। उसी को हम डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
तो जो न्यू इश्यू मार्केट होती है वहां पे डिपॉजिटरी फॉर्म को मींस ऑनलाइन फॉर्म को ऑनलाइन परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो न्यू इश्यू जो मार्केट होती है ना डिपॉजिटरी फॉर्म में की जाती है। डिपॉजिटरी फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि डिपॉजिटरी फॉर्म मींस होता है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं सिक्योरिटीज के, या फिर ऑनलाइन सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है मार्केट में या फिर परचेज किया जाता है, उसी को बोला जाता है डिपॉजिटरी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, उसे डिस्क्लोज करने का जो वर्क होता है वो भी किसका होता है, जो आपकी सेबी होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्लोज अबाउट अदर इनकम्स। जो भी अदर इनकम होती हैं उनको डिस्क्लोज करने का भी वर्क जो होता है वो किसका होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉलो करता है, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट जो है इफेक्ट्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स। जो भी एडवर्स इवेंट होते हैं जिनसे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, जो भी एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू क्या करता है, द ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा शुड बी in a variability disclosure or adverse events affecting the operations of the company such as shutdown, जैसे कंपनी शटडाउन होती है, ठीक है। उसका अकाउंट्स ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स की वजह से कोई कंपनी बंद होती है, जैसे लेबर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एडवर्स इवेंट्स होते हैं या एडवर्स इफेक्ट होते हैं एक कंपनी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेबी वो और किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट आता है जो भी आपका प्रोजेक्शंस हैं अबाउट द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जो भी आप कैपेसिटीज को यूज करते हैं, कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हैं, उनको कैसे किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्लोज अबाउट मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर्स। जो भी शेयर्स की मार्केट प्राइस होती है उसे डिस्क्लोज करने का जो वर्क होता है वो सेबी का ही होता है, कि कैसे वो डिस्क्लोज करे अपने शेयर्स की मार्केट प्राइस को, ओके। उसके बाद में आता है डिस्क्लोज अबाउट चेंजेस इन द मटेरियल पर्सन, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, और जिसका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको भी जो चेंज करने का वर्क होता है वो किसका होता है, वो वर्क भी सेबी का ही होता है, ओके। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। यस, हेलो। नो मैम। यस, आज तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ठीक है। अनुपम तो डेली क्लास लेता है, ध्रुव भी ले लेता है क्लास, जितेंद्र भी लेता है। मयंक, आप तो क्लास बहुत ही कम लेते हो बेटा। यस मयंक, हाँ जी मैम। आप क्लास नहीं लेते हो, बहुत कम क्लास लेते हो, उसका रीजन क्या है? यस मयंक नागर, टेल मी, बताइए बेटा। मयंक, एनी आंसर? आपके पास कोई आंसर है इसका? यस मयंक, प्लीज टेल मी। मयंक, एब्सेंट लगा दूं आपकी? शुभम भी क्लास लेता है, सिमरिक भी लेता है, सोनम भी ले लेती है, सुनिधि भी लेती है, हिमांशु, हिमांशु और प्रथम। यस मैम। आप क्लास कम क्यों लेते हो? बहुत ही कम है आपकी अटेंडेंस, बताइए। मैम कल से रेगुलर हो जाएंगे। उसका कोई रीजन तो रहा होगा प्रथम बेटा। मैम फीवर था स्टार्टिंग में, उसके बाद से। ओके, उसके बाद रोहन। नेक्स्ट रोहन। यस रोहन।
रोहन आप अब मुझे आंसर करिए बेटा। हेलो, आप लोगों ने सभी ने बुक्स इशू करवाई है कि नहीं करवाई है? यस बेटा। मैम करा लिए। ऑल स्टूडेंट्स? नो मैम। क्यों? चलिए मैं आप लोगों को इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन करवा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोटेक्शन अबाउट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है। जो भी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया जाता है उनसे प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, द ऑफर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी मस्ट डिस्क्लोज प्रोटेक्शन एज टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन for the period from the dates of commencement of the commercial production up to the date of filling the offer documents, ठीक है। तो जो भी कैपेसिटी यूटिलाइज होती है, प्रोटेक्शन किया जाता है, जो भी कैपेसिटी यूटिलाइज की जाती है थ्रू द एम्प्लॉयज के थ्रू जितनी भी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट आता है 8th पॉइंट, that is disclose about market prices of the shares। जो भी शेयर्स की मार्केट प्राइस होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का वर्क भी होता है इसका, ठीक है, सेबी का। तो डिस्क्लोज अबाउट द मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर्स, शेयर्स की मार्केट प्राइस को डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्लोज्ड अबाउट चेंजेस इन मैनेजरियल पर्सन, मींस जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस वर्क कर रहा है, जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, उनके पैटर्न में कुछ चेंजेस करना, ठीक है। तो ये डिस्क्लोज करता है आपका इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू सेबी। नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्लोज्ड अबाउट इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं बताइए, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? यस बेटा। मैम जो अपना मैम पैसे लगाते हैं मैम कंपनी में, आंसर इज इन्वेस्ट करते करेक्ट। हैं अपने पैसे। जो भी पर्सन्स अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, दैट इज नोन एज द इन्वेस्टर्स। तो डिस्क्लोज अबाउट इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस, अगर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो सेफ्टी होती है वो भी कौन करता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्लोज ऑफ रिस्क फैक्टर्स। जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर मींस जहां पे भी बिजनेस को रिस्क बियर करनी पड़ती है, तो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन्हें इजीली मतलब क्या किया जाता है, इजीली टैकल करने का जो वर्क होता है। डिस्क्लोज अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बिजनेस के अंदर रिस्क होती है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या हो सकता है, रिस्क होती है, आपको गेन भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिस्क फैक्टर्स, ये इस टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे आपको ये नहीं पता लगता कि इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अभी जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करने का वर्क होता है, वो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के हाथ में होता है, और सेबी इसको फॉलो करते हुए इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज 12 पॉइंट, वो है आपका 12 पॉइंट। 12 पॉइंट में क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स, जो भी मर्चेंट बैंकर्स हैं उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना। नेक्स्ट आता है जो भी मर्चेंट बैंकर होंगे उनके थ्रू जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन्हें फॉलो करवाता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑफ कंप्लेंट सर्टिफिकेट, जो भी कंप्लेंट सर्टिफिकेट्स हैं उनको सबमिट करने का जो वर्क होता है वो भी कौन करता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। यस बेटा। यस बेटा, कोई डाउट? हेलो। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ ड्यू डेलीगेंट सर्टिफिकेट्स, जो होते हैं उनको इशू भी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही करता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है आपका कंपल्सरी क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो जो क्रेडिट रेटिंग होती है, ठीक है, उसको कंपल्सरी क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है तो उससे रिलेटेड कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना, ठीक है, वो वर्क होता है आपका किसका, सेबी का, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो कंपल्सरी क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशू ऑफ द डिबेंचर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन सिक्योरिटीज मार्केट, जो भी सिक्योरिटीज मार्केट होती है उनके लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करना सेकेंडरी मार्केट के लिए, ओके। नेक्स्ट उसमें आता है आपका कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल करना। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को फॉलो करना, किसमें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन सेकेंडरी मार्केट। पहला आपने पढ़ा था मनी मार्केट में कैसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने भी आपको बताया है कि जो भी सेकंड पॉइंट है जिसमें आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो कैसे प्रोटेक्ट है, ठीक है। यस बेटा, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। यस बेटा, एनी डाउट? नो मैम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका पेनल्टी फॉर फेलियर टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, मींस इस चीज की क्या होना चाहिए थी, पेनल्टी लगाना, ठीक है, ऑफ द फेलियर टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट चल रहा है उससे रिलेटेड फेलियर्स को एंटर करना और इनटू द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी फेलियर तो नहीं है, कोई भी पेनल्टी तो नहीं लगाना, ठीक है, टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है दैट इज वन इज यस बेटा। नेक्स्ट आता है पेनल्टीज ऑन फेलियर टू रिड्रेसल इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस, ठीक है, जो भी पेनल्टी लगाना रिड्रेसल के टाइम पे इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस को भी क्या करना ना, रजिस्टर्ड कराना, कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके अगेंस्ट जाते हैं, इन्वेस्टर ग्रेवियंसेस के अगेंस्ट जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जो भी कंट्रोल किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के थ्रू, जो कि किया गया था आपका सेक्शन 15D के अकॉर्डिंग। यस बेटा, एनी डाउट? नो मैम। नो डाउट स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी। ओके बेटा, नो मैम। आई विल कंटिन्यू योर क्लास ऑन टुमारो। आज ही भी एक क्लास करूंगी जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की है, और अभी देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिश करना सेपरेट डिपार्टमेंट को, उसके बाद इन्वेस्टर एसोसिएशन में वर्क करना, उसके बाद इन्वेस्टर्स एजुकेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर्स एसोसिएशन एंड आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स कंप्लेंट, ठीक है। इन्वेस्टर्स एसोसिएशन करना और इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी अनएजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ओके, इज इट क्लियर? योर बेटा, योर क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास आई विल टेक ऑन 210. ओके